नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी कर रखा है 10th 12th ग्रेजुएशन, आईटीआई या फिर डिप्लोमा, तो भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आप सभी के लिए निकाली है एक सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए डीएफसी सीआईएल की नई भर्तियां, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई है कुछ बेहतरीन वैकेंसी, जिसमें आप अगर 10th क्वालिफाई है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो भी भर सकते हैं, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी भर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और सिलेबस बिल्कुल वही जो रेलवे का होता है। मैं आपको एक एक डिटेल, एक एक जानकारी दे दूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए और कितनी सैलरी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। यहां पर आपको एक नोटिस दिखाई दे रही होगी, ये नोटिस है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको डीएफसी सीआईएल कहते हैं, इस शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेल मंत्रालय के अंडरटेकिंग में डीएफसी सीआईएल अपना काम करती है। अब जरा आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन डेट्स पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो डेट्स क्या क्या होने वाली है, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली डेट है कि ओपनिंग द डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो ओपन होंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसकी डेट है 20 मई 2023 में शाम को 4 बजे से, यानी आज 20 मई 2023 में शाम को 4 बजे से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 19 जून 2023 को रात में 11:45 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरी बात, डेट ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो इसकी विंडो ओपन होगी वो ओपन होगी 26 जून से लेकर 30 जून तक की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 26 जून से 30 जून तक अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे भाई यहां पर ये आने वाला है मेरे दोस्त, कि इसमें आपको बहुत समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर स्टेज 1 एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी होगा स्टेज 1, वो अगस्त में पहले से ही प्रस्तावित है। डीएफसी सीआईएल का हमेशा से ये रहा है कि वो अपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एग्जाम का टेंटेटिव मंथ या फिर डेट पहले से ही अनाउंस कर देता है। उसी तरीके से इसका जो स्टेज 2 है, अगस्त से 4 महीने बाद यानी कि दिसंबर में आपका प्रस्तावित कर दिया गया है कि अगस्त में सीबीटी 1 और दिसंबर 2023 में सीबीटी 2। साथ ही साथ इसका जो सीबीएटी टेस्ट होना है, सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होना है, वो मार्च 2024 में प्रस्तावित है, और मार्च 2024 में ही के बाद ही चुनाव है। तो मतलब चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होने वाली है। अब इसके हम लोग आगे की जानकारी को पढ़ने वाले हैं और उसको देखेंगे कि आपको एक एक चीज क्या समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हेल्प डेस्क टैब दिया हुआ है एप्लीकेशन पोर्टल पे, यहां पर उसका नंबर दिया हुआ है, जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए, डिटेल पोस्ट ऑफ एसेसियल क्वालिफिकेशन, पोस्ट की डिटेल और उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिएगा एक एक करके ध्यान से। सबसे पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की, जो कि सिविल में अगर आपके पास डिप्लोमा है मेरे भाई, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, जिसकी तनख्वाह जो होगी, मैं इंग्लिश में बोलूं तो सैलरी 30,000 से 1,20,000 रुपए प्रति महीने आप कमा सकते हैं, ईओ लेवल और आईडीए पे स्केल के माध्यम से। अब अगर बात करें तो सिविल में टोटल वैकेंसी 50 है, जिसमें अनरिजर्व 24 है, एससी 5 है, एसटी 3 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 13 है और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। और साथ ही साथ यहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए, यानी कि क्षैतिज आरक्षण जो होगा वो पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को मिलेगा, जिनकी वैकेंसी पहले से अलॉट है 2 और 7। और यहां पर जो मेडिकल होगा, सीबीएटी होगा, मेडिकल जो होगा वो A3 टाइप का होगा। कौन सा? A3 टाइप का होगा। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, या फिर
आपने सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ रखी या सिविल इंजीनियरिंग में पब्लिक हेल्थ या सिविल इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी, अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूटिव सिविल था वैसे ही एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी टोटल 30 है, जिसकी जानकारी ये है, और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये दे रखी है। अब सबसे बड़ी वैकेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह होने वाला है कि जो तीसरा पार्ट है आपको दिख रहा है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का, इसमें जिसमें ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टोटल 235 वैकेंसी है। स्टार इसलिए आगे लिखा है कि ये वैकेंसी आगे बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये वो वैकेंसी है जो नॉन टेक वाले विद्यार्थियों के लिए है, यानी आपने अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क है कम से कम, इससे कम नहीं होने चाहिए, तो आप यहां पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 235 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 97, एससी कैटेगरी की 35, एसटी की 17, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 63 और ईडब्ल्यूएस की 23 वैकेंसी है। जहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जिन कैंडिडेट को मिलेगा तो पीडब्ल्यूबीडी की 9 और एक्स सर्विसमैन की आपके पास 34 वैकेंसी है। टोटल कुल मिला के 235 वैकेंसी का वो हिसाब किताब है। यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है, और इसी प्रकार से आगे की सारी वैकेंसी की जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। साथ ही साथ ये पूरी पीडीएफ जो है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला दूंगा, तो आप अपने हिसाब से कि आपने क्या देख रखा है उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इस चीज को पढ़ लोगे। मैं अगले पॉइंट पर आता हूं जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि क्यों मैं आपको इस चीज के लिए कह रहा हूं कि पढ़ाई करनी जरूरी हो गई है, और ये रेलवे से संबंधित है, इसलिए देखो मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेरे भाई ये है कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए एज लिमिट 18 से 30 है। देखिए कह रहा द एज लिमिट फॉर द वेरियस डिफरेंट लेवल पोस्ट ऑन 1/7/2003। 1/7/2023 को आप एग्जीक्यूटिव लेवल की अगर कोई भर्ती भर रहे हैं तो 18 से 30 वर्ष होने चाहिए एज का फैक्टर, और जूनियर एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं तो भी 18 से 30 वर्ष की उम्र ही होनी चाहिए। अब देखो एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल एज रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का, और उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उनका रिलैक्सेशन एज, और इसी तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब मैं आगे की बात करता हूं तो वर्टिकल रिजर्वेशन भी आपके सामने है। वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी इसमें मिलेगा। कहने का मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है कि जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, अब देखिए इस चीज को भी समझ लीजिए कि क्या वर्टिकल रिजर्वेशन है और क्या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी में वर्टिकल रिजर्वेशन अभी आपको समझा रहा हूं क्या होता है। 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी में मैंने बोल दिया कि मान लीजिए 50 वैकेंसी अनरिजर्व है। इसके बाद मैंने बोल दिया 25 वैकेंसी जो है ये ओबीसी की है। फिर मैंने बोल दिया 15 वैकेंसी जो है ये एससी की है, और फिर मैंने बोल दिया 15, 25, 40 और 10 वैकेंसी जो है ये एसटी की है। तो डायरेक्ट जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को और एसटी कैटेगरी को, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके बाद एक रिजर्वेशन और आता है जिसे अब नाम दिया गया हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि इन वैकेंसी इनके अलावा जब आप एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, जब आप पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्रों की बात करते हैं, तो उनको रिजर्वेशन जो मिलता है उनके इस कैटेगरी के कारण उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर एक्स सर्विसमैन है और वो ओबीसी लेयर का, ओबीसी कैटेगरी में है, नॉन क्रीमी लेयर का, तो उस व्यक्ति को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का वर्टिकल रिजर्वेशन तो मिलेगा ही, जो सीधा आरक्षण होता है। साथ ही साथ उसको एक्स सर्विसमैन होने का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी मिलेगा। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, उसको समझिएगा। देखिए इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से रिजर्वेशन आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, जरा इसको समझिएगा। क्या है आपका जो सिलेबस होने वाला, यहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात आगे आपको समझाई गई है, जो कि मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझा दिया।
अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं जो कि इसके सिलेबस से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिलेबस से संबंधित है। देखिए क्या है सिलेबस से संबंधित। अब सबसे पहले तो ये देख लो, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द वेरियस पोस्ट, जो वेरियस पोस्ट दी हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए हैं तो आपको CBT 1 भी देना पड़ेगा, CBT 2 भी देना पड़ेगा, CABT आपका नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए हैं तो सेम चीज यहां पर भी होगी। अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हैं जिसमें 235 वैकेंसी थी और जिसमें आपको ग्रेजुएशन में 60% नंबर की जरूरत थी, तो वहां पर आपका CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा, CBAT भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर लिखे हैं कि किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर आपको देखने हैं। देखिए सभी वैकेंसीज को छोड़कर केवल इसकी बात करें, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसी में आपका CABT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, बाकी किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होना है। ठीक, केवल CBAT जिसमें 235 वैकेंसी थी उसी में क्या केवल CBAT होना है। ठीक, तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब मैं अगर इसके आगे की बात करता हूं तो सबसे जरूरी चीज है, यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि यहां पर देयर शैल बी 2 स्टेजेस, CBT 1 स्टेज 1 एंड 2, ये होगा फॉर एडवर्टाइज कैटेगरी। जितनी भी कैटेगरी दी है सब में स्टेज 1 और स्टेज 2 होना ही होना है। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड CBT विल जनरली कन्फर्मली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द पोस्ट के हिसाब से उसमें क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। आगे की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं CBT 1 की। तो CBT 1 का देयर स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज 1 CBT शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेकंड स्टेज CBT। CBT 1 का जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो सिर्फ इसलिए यूज किया जाएगा कि उस स्कोर के माध्यम से CBT 2 में चयनित छात्रों को CBT 2 कराया जा सके। बस एक सीधा सा सिंपल सा पॉइंट है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो भैया इस चीज को देखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप देखो पढ़ोगे और आपको ये जो चीज है ना ये यहां पर आती है इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट का जो CBT 1 होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस, जिसके लिए आपके एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट होगी और 120 मिनट होगी PWBD वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिलेबस आपका इंक्लूड है वो देखिए कि सबसे पहले मैथमेटिक्स, जिसे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जानते हैं, वो 30 क्वेश्चन आएंगे। CBT 1 की बात हो रही, किसकी बात हो रही? CBT 1 स्टेज 1 की बात हो रही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की बात, जो सभी को देना है, सबको देना है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद नॉलेज अबाउट द रेलवे या DFC CIL के विषय में नॉलेज पर आपसे 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मिनट में। ये CBT 1 की बात है। CBT 2 में इसी तरीके से बोला गया है कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और PWBD वाले छात्रों को 160 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए normalized marks obtained in second stage CBT and CBAT wherever applicable will be considered for the formation of panel। जैसा मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव के बिजनेस एंड ऑपरेशन के लिए ही CBT होगा, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए CBT को दिखाया नहीं गया सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो ये एक सुनहरा मौका आ चुका है। DFC CIL की जो वैकेंसी आई है, जो कि रेलवे का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही एक अंडरटेकिंग पार्ट होता है, जिसमें टोटल देखें तो 534 वैकेंसीज के आसपास टोटल वैकेंसीज हैं सबको मिलाकर। तो ये सुनहरा मौका आ चुका है आपको अपनी तैयारी को बूस्टअप करने का, क्योंकि भैया अगस्त में आपका CBT 1 हो जाएगा और इसके साथ साथ दिसंबर में आपका हो जाएगा CBT 2। अगले इलेक्शन के इलेक्शन से और चुनाव से पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होगा अगर आप पढ़ेंगे तो होप सो कि आपको ये बात इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड धन्यवाद।